Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about the call of the soil. 11th standard का प्रोज का एक टॉपिक है द कॉल ऑफ द सॉइल. बहुत ही मोटिवेटिंग चैप्टर है और एक मोटिवेशनल स्टोरी है वेंकट अय्यर इनकी. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं. लेकिन अभी तक आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, then subscribe it so that you will get all the updates of English language. Okay, so let's start with it. तो टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको समरी बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि राइटर वेंकटेश्वरम अय्यर, उनका बैकग्राउंड क्या है. ठीक है, व्हाई दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, क्यों है इंटरेस्टिंग इतनी स्टोरी. ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे कि राइटर कौन है तो आपको एक इंटरेस्ट आ जाएगा. तो वेंकटेश्वरम अय्यर जो है, he was born in 1966 और he is a science graduate और वो एक सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी है. उन्होंने लास्ट आईबीएम कंपनी जो है, ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा आईबीएम के बारे में, तो इस कंपनी में उन्होंने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम किया है. एंड आफ्टर 17 ईयर्स इन आईटी इंडस्ट्री, उनको एक्सपीरियंस है 17 ईयर्स का आईटी इंडस्ट्री में. तो 2004 में उन्होंने अपना जॉब छोड़ा था एंड उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे. ठीक है, तो वो अपने जो उनका विलेज था पेट विलेज, ठीक है, तो डहाणू तालुका में है वो, पालघर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में. तो वहां पे वो उसके लिए वो निकल पड़े. तो उनका जो बुक है मूव ओवर माइक्रोचिप्स, ठीक है, मतलब माइक्रोचिप्स मतलब आईटी इंडस्ट्री छोड़ के कैसे वो फार्मिंग की तरफ बढ़ गए, दैट ट्रांजिशन. ठीक है, कैसे उनका लाइफ पूरा चेंज हो गया. तो वो उनका पूरा लाइफ चेंजिंग जो इवेंट्स वगैरह या जो भी कुछ है वो सब इस बुक में है. ठीक है, तो उनकी जो लाइफ की जर्नी है फ्रॉम टेक्नी टू फार्मर तो इस बुक में है. ओके, तो मतलब अभी जब वो आईटी फील्ड मतलब इतने सक्सेसफुल थे, वो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, 17 इयर्स का एक्सपीरियंस था, एकदम लाविश जो लाइफ थी वो छोड़ के वो एकदम मतलब एकदम सिंपल लाइफ जीने के लिए ऐसा सोचना भी बहुत बड़ी बात है. एंड सिर्फ उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने उस पे उसके ऊपर मेहनत की और मेहनत करके वो उन्होंने मतलब ही इज नाउ सक्सेसफुल ऑर्गेनिक फार्मर. ठीक है, और अभी वो क्या करते हैं, अभी वो बहुत सारे कॉलेजेस में वगैरह वो लेक्चर्स डिलीवर करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर. ठीक है, वो फार्मर्स को भी हेल्प करते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है उनको भी गाइड करते हैं. एंड देन उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उनके साथ हाथ मिलाया है, वो एनजीओज के लिए भी काम करते हैं. सो यहाँ पे ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको वेंकटेश्वरम अय्यर उनकी जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, कि कैसे आईटी का जो जॉब था वो उन्होंने छोड़ा एंड कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मुझे मतलब फार्मिंग करना है और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग. मतलब अभी सभी जगह पे हाइब्रिड हो रहा है, तो वो छोड़ के उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करना है और कैसे वो सक्सेसफुल हो गए. तो चलो स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ दिस टॉपिक, द कॉल ऑफ द सॉइल. तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि कॉल ऑफ द सॉइल, दिस इज अ जर्नी ऑफ आईटी प्रोफेशनल टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी. अभी मैं यहाँ पे पूरे टॉपिक की पैराग्राफ वाइज आपको समरी बताने वाली हूँ, तो आपको ये टॉपिक जो है एकदम मतलब आपको समझ में आ जाएगा और कुछ भी डाउट्स नहीं होगा. Okay, so let's start with it. The call of the soil, ascent of rice. The first crop. It was April 2004. I stood in the middle of the lush green field of moong, green gram, and looked around me. It was just before sunrise, and the sky was turning a bright orange. The ground was damp, and the leaves were shining with dew. My bare feet were muddy as I walked around gingerly, inspecting the plant. तो राइटर ने यहाँ पे बोला है कि दिस इज अबाउट कि राइटर का जो फर्स्ट क्रॉप है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो आईटी इंडस्ट्री छोड़ दे रहे हैं और उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है. ठीक है, तो वो एक अपने विलेज में आ गए. ठीक है, तो वहां पे आने के बाद लैंड वगैरह खरीदने के बाद वो उन्होंने यहाँ पे अभी स्टार्ट कैसे किया है कि ये इट वाज अप्रैल 2004, अप्रैल 2004 है. ठीक है, वो वहाँ पे उनका जो फील्ड है, ठीक है, वहाँ पे जो फार्म है उनका, उसके बीच में ऐसे खड़े हैं. ठीक है, और सब तरफ ऐसे ऐसे हरे मूंग जो है वो उनको दिखाई दे रहे हैं.
ठीक है। तो जो टाइम है वो थोड़ा सा सनराइज के पहले का टाइम है, सन एकदम ऐसे ब्राइट ऑरेंज हो रहा है, ठीक है। और वो मतलब देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने वो मतलब जो प्लांट है वो कैसे ग्रो हो रहा है, उनके फीट जो है वो मड़ी हो गए हैं क्योंकि वो वैसे ही वॉक कर रहे हैं वहां से, okay. Then around me were rows of chiku trees and below a dense foliage of moong. At that point, I could not have asked for anything more. The moong plants, not more than 2 feet tall, had green pods hanging out. The pods were not yet ripe, and little, there was a light fudge growing on them. There was still some time before the harvest. I felt exhilarated. देन अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि वो जब देखते हैं यहाँ वहाँ देखते हैं तो वहाँ पे उनको ऐसे चीकू ट्रीज वगैरह दिखाई देते हैं, और नीचे जब देखते हैं तो वहाँ पे उनको एकदम मूंग दिखाई देते हैं, ठीक है, मतलब मूंग के ऐसे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और फिर उनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कि दिस इज माय फर्स्ट प्लांट, ये मेरा फर्स्ट प्लांट है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देन वो देखते हैं मूंग की प्लांट्स की तरफ, तो वो ऐसे 2 फीट टॉल है, एंड छोटे छोटे जो ग्रीन हरे जो पॉट्स है ऐसे, मतलब मूंग जो हरे हरे मूंग जो है छोटे पॉट्स, वो ऐसे हैंग हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो अभी तक वो ऐसे ऐसे राइट नहीं हुए हैं, ठीक है, स्टिल थोड़ा सा टाइम बाकी है, ठीक है, बट स्टिल वो उनको देख रहे हैं कि कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, और उनको ऐसे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है उनके माइंड में। Then I stood watching the sun rise above the towering trees across the fence and slowly made my way back to the house, a white structure in the middle of this greenery. I could not believe that I was the owner of this land and that I was looking at my first crop as a farmer. ठीक है, फिर वो वैसे ही वहां पे खड़े हैं और देख रहे हैं कि कैसे सनराइज हो रहा है, ठीक है। तो फिर जैसे उनको पता चलता है कि हाँ अभी सनराइज हो रहा है, तो वो अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। उनका हाउस जो है, उनका घर वो वहां पे ही है, उस फार्म के मिडल में ही है, वाइट हाउस है उनका, ठीक है। तो फिर उनको वैसे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो जो लैंड है वो उनकी खुद की लैंड है एंड ही इज द ओनर ऑफ दिस लैंड, ठीक है। तो उनको ऐसे बिलीव नहीं हो रहा है कि हाँ मेरा खुद का है। तो वो ऐसे देख रहे हैं अपने फर्स्ट क्रॉप की तरफ एज अ फार्मर, मतलब उनका लाइफ जो है पूरा चेंज हो गया है। पहले आईटी में कैसे प्रोजेक्ट होता था, ये सब होता था, अभी वो फार्मर बन गए और वो अपनी फर्स्ट क्रॉप की तरफ देख रहे हैं, तो उनको एक प्राउड फील हो रहा है। After I had paid the advance money for the land, I thought I would have some time to get familiar with farming. But Moru Dada, the broker who got us the land, had other ideas. He was keen that we plant moong at once. I was not prepared for this. I was still reading books and trying to figure out what we could sow and how we should go about it. Morudada was quite firm. He said the season was right for sowing moong and the best seeds were available in Surat in the adjacent state of Gujarat. तो अभी इस पैराग्राफ में राइटर ने ये बोला है कि उन्होंने कुछ एडवांस दिए थे मनी, जो ब्रोकर थे मोरू दादा। मोरू दादा एक फार्मर भी है और एक ब्रोकर भी है, कि जिन्होंने हेल्प की राइटर को लैंड खरीदने में। तो जब उन्होंने एडवांस वगैरह पे कर दिया, उनको लैंड भी मिली, तब उनको ऐसा लगा कि शायद मेरे पास थोड़ा सा टाइम है कि मैं फार्मिंग के साथ फैमिलियर थोड़ा सा हो जाऊं, समझ लूं कि फार्मिंग क्या है, कैसे करना है, कौन सा क्रॉप लेना है। तो उन्होंने ऐसा सर्च उनका स्टार्ट किया। बट मोरू दादा जो थे, ठीक है, मोरू दादा ने उनको क्या बोला कि नहीं, अभी आपको मूंग ही आपको प्लांट करना है, क्योंकि ये जो सीजन है ये मूंग के लिए बहुत अच्छा है। और मोरू दादा जो है वो क्वाइट फर्म थे उनके डिसीजन पे कि नहीं आपको मूंग ही करना है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला उनको कि मोरू दादा ने उनको सजेस्ट किया राइटर को कि आप जो है मतलब अभी जो मतलब ये सर्च करना वगैरह, ये जो थोड़ा सा साइड में रखो और मेरी बात सुनो, और जो मूंग जो है उसके जो सीड्स होते हैं वो सूरत में अवेलेबल है, गुजरात गुजरात स्टेट्स में, ठीक है। तो फिर क्या, then after that I made a quick trip to Surat and bought around 10 kilograms of moong. Morudada rented his tractor to plug the land and quickly planted moong all over the place. फिर क्या हुआ, राइटर ने उनकी बात सुनी, वेंकटेश्वर अय्यर, उनका जो फर्स्ट क्रॉप था, जर्नी स्टार्टेड, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो मोरू दादा के साथ
जब वो सूरत चले गए, उन्होंने 10 किलोग्राम्स मूंग वहां से मतलब वो लेके आए। ठीक है, तो फिर मोरू दादा ने अपना ट्रैक्टर उनको रेंट पे दिया, तो उन्होंने लैंड प्लग कर दी। ठीक है, एंड फिर उन्होंने वो वहां पे मूंग प्लांट कर दिया। A few days later, we were overjoyed to see teeny green leaves. I had never seen moon growing before and was thrilled at the sight. It was the same thrill I had felt as a young boy when I saw the first of the hibiscus I had planted bloom at the railway quarters in Vileparle in Mumbai. I was grateful to have taken Moru's advice. फिर थोड़े दिन चले गए, देन जो मतलब राइटर है वो एकदम ओवरजॉयड हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे जो उन्होंने सीड्स प्लांट किए थे उससे छोटे छोटे लीव्स ऐसे पॉप करके बाहर आए थे। ठीक है, तो वो एकदम खुश थे, एंड वो सब देखना इट वाज लाइक उनके लिए एक थ्रिल था। ठीक है, तो उनको सेम ऐसे लगा जब वो छोटे थे, तब रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे विलेपार्ले मुंबई में, तो उन्होंने एक प्लांट लगाया था, हिबिस्कस फ्लावर का प्लांट। ठीक है, और जब वो उस प्लांट पे हिबिस्कस फ्लावर ब्लूम हुआ था, तो वो जो थ्रिल था, तो उनको ऐसे ही सेम थ्रिल लगा कि यस दिस इज माय फर्स्ट क्रॉप। ओके, सो मतलब उनको ऐसे लगा कि मैंने अच्छा किया कि मोरू दादा की जो एडवाइस थी, उन्होंने जो बोला था वो मैंने एक्सेप्ट कर। देन आफ्टर दैट, the next thing Moru Dada wanted to do was spray some pesticides on the plant. He claimed that it would give a higher yield. This was something we did not want to do. We were clear that we would not use any chemicals and tried to explain it to him. He reacted as if we had suggested harakiri. It took a lot of conviction to ensure that Moru Dada and his friends did not use any chemicals on the farm. They refused to understand how crops could grow without spray. फिर क्या हुआ, मतलब अभी क्रॉप जो थे वो ग्रो करना स्टार्ट हो गया, तो मोरू दादा ने फिर से एडवाइस दे दी कि आपको अभी पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स जो है उसके सिवाय क्रॉप्स नहीं मतलब बढ़ेंगे। तो फिर राइटर जो थे वो अपने डिसीजन पे फॉर्म थे, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करना था, हाइब्रिड की तरफ उनको जाना ही नहीं था, मतलब उनको पेस्टिसाइड्स का यूज जो होता है वो करना नहीं था, ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल फार्मिंग करना था उनको, विदाउट एनी केमिकल्स और विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो फिर मोरू दादा को ऐसे लगा कि अगर आप यूज नहीं करोगे पेस्टिसाइड्स तो प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे, ये तो ऐसे हो गया लाइक कि आप बैल मुझे मार वाली सिचुएशन हो जाएगी। बट राइटर ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं पेस्टिसाइड्स स्प्रे नहीं करूंगा, मैं केमिकल्स का यूज नहीं करूंगा। Okay, and then, contrary to what everyone had told us, nature did her job and she needed no bribes to get the work done. Soon it was harvest time and we managed a respectable 300 kilograms, an awful lot of moong, and with it a lot of confidence. Now I was certain the land was fertile and that it was possible to grow crops without chemicals. It was a major moral booster. तो राइटर मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हुआ कि उन्होंने मोरू दादा की जो एडवाइस थी वो इस बार नहीं मानी, उन्होंने बोला कि मैं पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स यूज नहीं करूंगा। बट उन्होंने वैसा किया, बट नेचर ने तो अपना काम कर दिया, एंड दैट टू विदाउट टेकिंग एनी ब्राइब्स। नेचर ने कुछ भी नहीं, रिश्वत वगैरह कुछ भी नहीं ली और अपना काम कर दिया, जो करना था वो हो गया। हार्वेस्ट टाइम जब आया तब 300 किलोग्राम्स मूंग उससे राइटर को मिले। सो वो बहुत सारा मतलब वो जो था वो सब एक बहुत सारे कॉन्फिडेंस लेके आया, एंड देन राइटर को पता चला, ही प्रूव्ड कि विदाउट यूजिंग केमिकल्स भी हम फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये जो बात थी ये लाइक कि राइटर का एक मोरल बूस्टर था। ठीक है, कि कॉन्फिडेंस आ गया कि यस हम कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन राइटर बढ़ गया अपने दूसरे क्रॉप की तरफ, द सेंट ऑफ राइस। The first year I was late for the rice sowing season and had to resort to growing the GR4 variety that was short term and recommended by the agricultural officer at Cosbud. The next year, we decided that we would start early and try to find some good traditional variety of rice to grow. We had read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high inputs of fertilizers. These varieties were also quite strong and resisted pests.
We were sure that it was this type of rice that would grow well in our farm, where we did not use any chemicals at all. Our previous year's experience and low yield had taught us a lesson, and we were sure we would not plant hybrid this year. ठीक है, तो फिर पहला क्रॉप हो गया। सक्सेसफुल क्रॉप होने के बाद राइटर ने ट्राई किया कि अभी मैं राइस ग्रो करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर उनको थोड़ा सा लेट हो गया राइस सोइंग में, तो सीजन जो था मतलब उनको करना था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने GR4 वैरायटी ऑफ राइस ट्राई किया। तो उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज करना पड़ा, जो कि उनके जो उन्होंने जो रूल्स वगैरह जो डिसाइड किए थे कि मैं एग्रीकल्चरल फार्मिंग करूंगा, सॉरी मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, तो उसके थोड़ा सा वो हटके हो गया। बट फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं थोड़ा अभी स्टडी करूंगा और मैं ट्रेडिशनल राइस की जो वैरायटी है उस वैरायटी के लिए मैं सर्च करूंगा, और ऐसी वैरायटी ऑफ राइस, ऐसी ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस मैं ट्राई करूंगा कि जिसके लिए एकदम कम, एकदम माइनर फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़े। ठीक है, फिर उनको ऐसे भी पता चला कि कुछ ऐसे भी वैरायटीज है कि जो बहुत ही स्ट्रांग है, और जो मतलब पेस्ट वगैरह जो होते हैं, मतलब कीटक वगैरह जो होते हैं, कि उनको रेजिस्ट कर सकते हैं, विदाउट पेस्टिसाइड्स भी वो ग्रो करते हैं, ऐसे वाले भी है। तो उन्होंने मतलब ऐसे सोचा कि मेरा जो प्रीवियस, उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह है उसको ध्यान में रखकर उन्होंने सोचा कि दिस इज व्हाट, दिस इज एक लेसन है, और फिर से कभी भी हाइब्रिड प्लांट वो नहीं करेंगे। देन in April 2005, we started to look for a good variety of traditional rice. It was one of our neighbor in the village, a businessman from Mumbai who owned land, who suggested that we plant a local scented variety of rice. Most of the farmers in and around the village of Peth had switched over to hybrids. The younger generation of farmers thought I was crazy to ask for the Desi variety, as they called it. My regular visit to the villages around searching for a good traditional variety also did not yield any result, and we were almost giving up hope. तो 2004 में उन्होंने मतलब जो राइस था, ट्रेडिशनल राइस था, उसकी वैरायटी वो ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट उनको मतलब कुछ उसमें सक्सेस नहीं मिला। एक बिजनेसमैन थे, उनके नेबर थे विलेज में, जो कि मुंबई में बिजनेसमैन थे, उनकी लैंड भी थी उस विलेज में। तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो लोकल वैरायटी ऑफ राइस सर्च करो। ठीक है, वो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मतलब सारे लोगों से बात की वहां पे, बट उनको ये पता चला कि सारे फार्मर्स जो थे पेट विलेज के, तो वो सारे फार्मर्स जो है, तो उन्होंने हाइब्रिड फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था, कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करना था। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और हाइब्रिड, इनका डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक मतलब उस जिसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं होता है। हाइब्रिड्स मतलब पेस्टिसाइड्स यूज करके कम टाइम में ज्यादा क्रॉप्स मिलते हैं। ठीक है, ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सारे फार्मर्स यही करेंगे। तो यंगर जनरेशन भी जो थी, जिनसे राइटर ने पूछा, तो उनका भी जवाब यही था। वो सब लोग ऐसे राइटर को ऐसे बोल रहे थे कि क्या पागल है, देसी वैरायटी ऑफ राइस ग्रो करना है, कर रहा है वगैरह, क्योंकि वही वो जो ट्रेडिशनल राइस है उसको देसी राइस बोलते थे। ठीक है, बट राइटर ने ठान लिया था कि हाँ मैं करूंगा, मैं सर्च करूंगा। बट वो रेगुलर विजिट्स वगैरह करते रहे आसपास के विलेजेस में, बट कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। किसी भी राइस का मतलब लोकल वैरायटी जो होती है, ट्रेडिशनल वैरायटी, उनको नहीं मिला नेम। तो ऑलमोस्ट वो ही वाज जस्ट अबाउट टू गिव अप। ठीक है, बट I decided to give it one last try and spoke to Baban's father and some other elders. After many meaningful conversation, they mentioned the name of Kaspai. ठीक है, तो राइटर जो थे वो ऐसे गिव अप करने का सोच रहे थे, मतलब लेकिन लास्ट ट्राई करने का सोचा। और जब उन्होंने बबन के जो फादर थे उनसे बात की, ठीक है, तो उनको ऐसा पता चला कि एक कासबाई नाम का एक राइस है। ठीक है, कासबाई इज अ ट्रेडिशनल long grain rice variety which has a distinct aroma, through which milder than basmati. It's a long duration crop, and most of the older people remembered growing it years ago. But they all shook their heads when I asked them about the seeds and told me that it had disappeared. तो बहुत ढूंढने के बाद उनको एक नाम मिला, कासबाई।
ट्रेडिशनल राइस है, वैरायटी ऑफ राइस है, ठीक है, कि जिसका मतलब जो फेमस है अरोमा उसके स्मेल के लिए, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो जैसे उसका जो अरोमा है, उसका जो स्मेल है, वो बासमती राइस के जैसा है, उससे भी बहुत बढ़िया है कि देन। और वो जो है वो क्रॉप जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला क्रॉप है। पहले के टाइम पे बहुत सारे जो एजेड लोग होते थे तो वो ऐसे ग्रो करते थे, लेकिन बाद में जब हाइब्रिड स्टार्ट हो गया तो सब लोगों ने वो छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उस क्रॉप के लिए। तो जब राइटर ने सीड्स के लिए पूछा कि मुझे थोड़ा सीड्स वगैरह कुछ मिलेंगे क्या, ठीक है, तो सब ने बोला कि नहीं, अभी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो डिसअपियर हो गया है, किसी के भी पास नहीं मिलेगा। Then the tales of Kasbai made us more determined to get it. We decided that if we did manage to get some seeds, this would be a great rice to grow. I thought the government may know something about it. A visit to the agriculture officer was enlightening. He had not even heard of this rice variety. He said the villagers were taking me for a ride and there was no rice by this name. He rattled off the names of a number of latest hybrids and even offered to give me some of them free of cost for a trial. Cursing myself for wasting time with him, I moved on to the next destination. फिर क्या हुआ कि कासबाई जो ये है उसके सर्च में, मतलब उन्होंने ऐसे सोचा कि नहीं, मुझे चाहिए ही, मैं किधर से भी ढूंढूंगा। तो उन्होंने डिसाइड ऐसे किया था कि कुछ थोड़े से ऐसे सीड्स मैनेज करेंगे तो ये बहुत अच्छा राइस होगा ग्रो करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि वो गवर्नमेंट मतलब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स, तो वहाँ पे विजिट करेंगे। तो उन्होंने विजिट की, एग्रीकल्चरल ऑफिस को पूछा, बट शॉकिंग न्यूज ये थी कि उस एग्रीकल्चरल जो ऑफिस था उनको ये पता ही नहीं था कि ये ऐसे टाइप का राइस भी होता है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि विलेजर्स उनको राइड पे वगैरह ले जाते हैं, फार्म्स वगैरह दिखाते हैं, बट उन्होंने ऐसा नाम भी नहीं सुना, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया, उनको हाइब्रिड जो लेटेस्ट वैरायटी ऑफ राइस थी वो ऑफर की, उनको बोला कि वो छोड़ दो आप और ये लेके जाओ, ये बहुत अच्छी राइस है, तो आप ये लेके जाओ। तो राइटर मतलब ऐसा खुद को ऐसे कर्स कर्स कर रहे थे, ऐसे दोष देते हुए वो वहां से बाहर निकले और फिर वो चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। This time it was the Adivasi Mahamandal at Kasa, which buys rice from the Adivasi villagers on behalf of the government. Kasbai did not figure in their files, a good indication why people did not grow it anymore. The market itself did not recognize the rice. So if you grew it, you would not be able to sell it. However, the officer in charge here had more knowledge of rice and did remember Kasbai being sold to him a few years ago. ठीक है, फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो था, मतलब एग्रीकल्चरल ऑफिस, वहां से उन्होंने आपका उनका जो ये था, मतलब जो सर्च था, तो सेकंड इज दिस कि आदिवासी महामंडल एट कासा, कि जहाँ पे आदिवासी जो विलेजर्स थे वो आके अपना राइस वगैरह वो वहां पे बेचते थे। तो फिर वहां पे जाने के बाद फिर उनको ऐसे पता चला कि मार्केट में ऐसा राइस कोई खरीदता ही नहीं है, ठीक है, अगर खरीदता नहीं है तो ग्रो करने का फायदा ही नहीं है। फिर जो ऑफिसर इंचार्ज वहां पे थे उन्होंने ऐसे बोला कि उनको ऐसे याद है कि बहुत साल पहले कासबाई राइस जो है वो यहाँ पे बेचने के लिए लोग आते थे, ठीक है। देन सो व्हेन आई इन धानीवरी, Baban and I started looking for Devahanda and found a growing old man wearing a cap sitting outside his house on a charpoy, an ex-sarpanch of the village. He had acres of land, a huge house, and a large family. After exchanging the unusual pleasantries, we came to the topic of Kasbai. The mere mention of Kasbai and Dehuhanda drifted into past. His eyes turned dreamy, and with a tremble in his voice, he told us how the entire village at one time grew only Kasbai. He said there was a time when people passing our village during lunchtime would be forced to stop and ask for a meal. Such was the alluring aroma of Kasbai. The entire area would have this heady aroma hanging in the air as all the houses cooked the same rice. Today, he said, no one grew kasbai and everyone had shifted to growing the new hybrid varieties. He claimed
he had to force himself to eat this rice that was so insipid. कि फिर उसके बाद राइटर ने अपनी जो मतलब अपना जो सर्च था आदिवासी महामंडल के बाद वो चले गए धानीवारी विलेज। ठीक है, तो धानीवारी ये भी एक आदिवासी विलेज है, तो उनके साथ बबन भी थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो देहो हंडा की तरफ चले गए। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक ओल्ड सरपंच थे, तो उन्होंने सोचा, और उनके पास बहुत एकर्स ऑफ लैंड थे उनके पास, तो उन्होंने सोचा कि शायद उनके पास जाए तो उनसे कुछ मदद मिल जाए। तो वो देहू होंडा की तरफ चले गए। तो वहाँ पे उनके मतलब एक सरपंच थे, वो अपनी चारपाई पे वहां पे बैठे थे, मतलब एक सरपंच थे वो। ठीक है, फिर उन्होंने मतलब थोड़ा फार मतलब आने के बाद वो जो होता है मतलब चाय पानी वगैरह ये सब होने के बाद उन्होंने अपना टॉपिक निकाला कासबाई का। ठीक है, एंड फिर कासबाई का नाम सुनते ही तो मतलब जो सरपंच थे, ठीक है, तो उनकी आंखों में एक अलग सा एक ये आ गया, और वो ऐसे पास में खो गए शायद। और फिर उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि एक ऐसा भी टाइम था कि जब पूरा विलेज जो है वो सिर्फ कासबाई राइस ही ग्रो करता था। और एक ऐसा भी टाइम था जब यहाँ पे हमारे विलेज के पास से भी अगर कोई मतलब लंच टाइम पे अगर यहाँ से कोई पास होता था, तो उसको मतलब वो फोर्सफुली वहां पे रुक ही जाता था कि मतलब वो लंच करने के लिए, ठीक है, खाने के लिए रुक ही जाता था, क्योंकि अरोमा जो है कासबाई का, वो अरोमा एकदम इतना स्ट्रॉन्ग अरोमा था कि कोई भी वहां से बिना खाए नहीं निकलता था। बट उसके बाद क्या हो गया कि सारे जो मतलब लोग हैं वो हाइब्रिड की तरफ बढ़ गए, क्योंकि उनको उनको कम टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था, और कास बाई के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो दैट्स वाई अभी वो राइस यहाँ पे किसी के पास भी नहीं मिलेगा। With the advent of irrigation, farmers were tempted to grow a second crop, and kasbai, being a long duration rice, was replaced by a shorter duration hybrid so that the harvest could be done earlier. This ensured that the farmers could take up a second crop. ठीक है, फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि इरिगेशन मतलब बहुत सारे मतलब हाइब्रिड वैरायटीज वगैरह सब कुछ आ गया, तो दैट्स वाई फार्मर को ऐसे लगा कि नहीं मतलब उनको ऐसे लगा कि नहीं मतलब ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वाला कासबई जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला क्रॉप है, तो इसमें एक ही क्रॉप करने से अच्छा है कि हम दो दो क्रॉप्स ग्रो करें। ठीक है, फिर मतलब उनका जो ये उनकी जो एक टेम्पटेशन था, ठीक है, एक लालच जो था, उसकी वजह से सारे जो फार्मर थे वो hybrids की तरफ बढ़ गए। Okay. Then I asked why he had shifted if he was so unhappy with the hybrids. No one forced him to, did they? He smiled and replied that their fields did not have fences, and once the harvest was over, the cattle were released into the field. If my field alone has passed by, it will be a treat for the cattle, he explained. फिर उन्होंने मतलब उनको पूछा कि आप अगर इतने ही दुखी हो, मतलब आपको कासबाई इतना ही पसंद था, तो आप भी क्यों हाइब्रिड की तरफ बढ़ गए, आपने कासबाई क्यों ग्रो नहीं किया? तो फिर उन्होंने मतलब ऐसे स्माइल की और बोला कि हमारे जो फील्ड्स है, हमारे जो फार्म है, उसको फेंसेस नहीं है, मतलब उसको ऐसे कंपाउंड वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, एंड जैसे कैसे होता है हार्वेस्ट टाइम वगैरह जब होता है, तो जो कैटल्स वगैरह होते हैं तो फील्ड पे से छोड़े जाते हैं। ठीक है, एंड अगर सिर्फ उनका एक ही मतलब जो फील्ड है वो अगर कासबाई ग्रो करता, तो वो जो कैटल्स वगैरह है मतलब जो पशु वगैरह है वो छोड़ते नहीं उस क्रॉप को, तो उनका पूरा नुकसान हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, तो दैट्स वाई उनको भी हाइब्रिड की तरफ बढ़ना पड़ा आपकी अपने खेत को या फिर अपनी खेती को बचाने के लिए। Then sometimes we have to fall in line with the community, he lamented. Hybrids needs more water, fertilizers and pesticides. He said that yield were good initially, but of late had reduced a lot. Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticides they used. It was as if the newer hybrids had an insatiable appetite for chemicals. He told us that even when there were flash floods in the 60s, Kasbai had stood its ground. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the flood had receded. Such was the strength of the rice. But look,
what we have done, youth. देन फिर उन्होंने बोला कि मतलब कभी कभी हमें सोसाइटी के साथ हमें मतलब वैसे जो लोग करते हैं वैसे उनके साथ जाना पड़ता है, मतलब मजबूरी हमारी होती है। तो उन्होंने बोला कि हाइब्रिड जो है उसके लिए ज्यादा मतलब ज्यादा पानी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स भी बहुत ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब कभी कभी फिर मतलब जैसे जैसे ईयर्स हो जाते हैं तो हमें क्वांटिटी ऑफ यूरिया, पेस्टिसाइड्स भी है वो भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब लेकिन क्रॉप्स बहुत अच्छा आता है और फायदा भी बहुत होता है। बट उन्होंने ये भी बोला कि कासबाई जो राइस है, तो कासबाई वैरायटी ऑफ राइस है, तो ये मतलब इतना स्ट्रॉन्ग राइस है कि कभी कभी अगर विलेज में फ्लड भी आ जाए, ठीक है, बाढ़ भी आ जाए, तो भी ये राइस कभी भी ऐसे मतलब खराब नहीं होगा। ठीक है, इट विल स्टैंड अलोन। ठीक है, तो ऐसा एक दिन एक बार हुआ था कि विलेज में फ्लड, बाढ़ आई थी बहुत, और सारे विलेजर्स अपना विलेज छोड़ के चले गए थे। और जब बाढ़ चली गई और तब सब लोग वापस आए, तो कास भाई का जो राइस है वो उसी स्ट्रेंथ के था साथ वैसे ही खड़ा था। तो देखो अभी हमने क्या कर दिया, अभी हमने सब खराब कर दिया। As he went on reminiscing about the rice, we gently guided him back to the reason for our visit, the Kasbai says. He was sure that there was not a single villager in his area who would have the seeds of Kasbai. According to him, the only people who still grew it were the Adivasis in a hamlet at the foothills of the mountains in the next village, Asarwari. We bid farewell to Dehuhanda, who lovingly blessed us and said, Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seeds of Kaspai. ठीक है, तो वो जो थे मतलब वो जो मतलब देहू हंडा की जो एक सरपंच जो थे वो अपनी मतलब उस राइस के बारे में अपनी यादें वो ऐसे उनके साथ शेयर कर रहे थे, उसमें ही थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, मतलब राइटर ने वगैरह उनको फिर रीजन बताया कि वो वहां पे क्यों है, तो उनको सीड्स चाहिए कासबाई के थोड़े। तो उन्होंने बोला कि अभी तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे विलेज में, तो आपको एक सिंगल ऐसा विलेजर नहीं मिलेगा कि जिसके पास आपको कासबाई के सेट्स मिलेंगे। तो अभी इस ये मतलब इसी जमाने में भी अभी कोई कासबाई ग्रो करता है तो वो है आदिवासी। तो आपको ना एक असारवारी विलेज है, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे शायद आपको वो सीड्स मिल जाए। ठीक है, तो वो फिर वो बोलते हैं कि महालक्ष्मी जो लोकल गॉडेस है कि वो आपको वहां पे आपको कासबाई राइस के सीड्स आपको वहां पे मिल जाए। देन in Asarbari village, we asked the serpents to help us as we were not very fluent with the local dialects. He sent his assistant Jeevan with us into the hills. After a half-hour walk through thick vegetation, crossing numerous streams and ditches, and scrambling over rocks and gravels, we reached the sleepy hamlet of Boripata. There were just two ramshackle houses in front of us, and we wondered if this was the right place. A wrinkled old woman sitting before one of the houses looked at us with curiosity. As we approached her, we signaled to Jeevan to ask the crucial question. She muttered in reply, and we looked at Jeevan for a quick interpretation. He broke into a smile and informed us that she did have the rice and wanted to know who we were and why we wanted it. ठीक है, फिर उन्होंने वहां पे उन सरपंच को बाय बोल के वो वहां पे फिर आसारवारी विलेज के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने सरपंच को एक रिक्वेस्ट की कि हम लोकल डायलेक्ट जो है आदिवासी डायलेक्ट तो हम इतना जानते नहीं है, तो आप हमारी मदद कर दीजिए। तो उन्होंने एक उनका जो असिस्टेंट था जीवन, उनको उनके साथ भेजा। फिर हिल्स से होते हुए आधे घंटे की मतलब एक आधे घंटे के वॉक करते हुए चलते चलते ऐसे वो थिक वेजिटेशन मतलब ऐसे फील्ड्स वगैरह थे वो क्रॉस करके, नदी वगैरह वो सब नदियाँ वगैरह क्रॉस करके वो वहां से वो आगे चल पड़े। ठीक है, फिर वहां पे जाने के बाद एक बोरीपाड़ा जो एक विलेज है वो क्रॉस करके वो आगे चले गए। ठीक है, फिर वहां पे एक उनको एक ओल्ड लेडी वहां पे दिखाई दी कि जो वहां पे बैठी थी। ठीक है, एक घर के सामने ऐसे बैठी थी वो। ठीक है, एंड उसने ऐसे देखा उनकी तरफ ऐसे क्यूरियोसिटी के साथ कि अरे हाँ कौन है ये, और यहाँ मतलब दिखने में तो ऐसे जेंटलमैन लग रहा है, ये कौन है। ठीक है, तो फिर
जीवन ने उनके साथ मतलब उन जो जीवन ने उनको कुछ क्वेश्चन किया और उन्होंने भी कुछ तो ऐसे रिप्लाई दिया। तो अभी राइटर जो है वो एकदम ईगर है कि क्या उन्होंने क्या बोला, कि मतलब उनके पास सीट्स है कि नहीं, क्योंकि इतना लंबा सफर करके आए हैं, इतनी जगह पे ढूंढा है और अभी तक नहीं मिला है। एंड देन जीवन उनकी तरफ देखता है और एक स्माइल देके बोलता है कि हाँ, उनके पास है सीट्स, लेकिन वो जानना चाहती है कि हम कौन है और उनको मतलब हमें क्यों चाहिए। It was a difficult task to keep a straight face, and I had to control a strong desire to hug her. After searching for months, we had found the elusive Caspi. We explained to her that we were from Pate nearby and we needed the seeds to grow it. We asked for 10 kilograms of rice. She muttered and then scowled. Jeevan interpreted that she had never heard of Pate village and also did not have a weighing scale. She was willing to give the seeds only in basket. We asked for a single basket of rice and Jeevan told us to pay her something. I handed over a 100 rupees note and for the first time in the last 10 minutes, her face broke into a smile. She nodded her head in approval. तो फिर बाद में क्या हुआ कि मतलब वो जो टास्क था, ठीक है, वो जो डिफिकल्ट टास्क था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका था। एंड राइटर जो थे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे and उनको ऐसा लगा कि जाके उस लेडी जो है, वो ओल्ड लेडी है, उसको हक कर दे, क्योंकि बहुत महीनों की सर्च थी, वो फाइनली एंड हो चुकी थी, कि उनको जो कासबाई सीड्स चाहिए थे, कासबाई राइस के, एंड फाइनली उनको मिल गए थे। तो उन्होंने उनको बोला कि हम ऐसे ऐसे नियर बाय जो विलेज है, पेट विलेज, तो वहां से हम है, ठीक है, तो हमें 10 किलोग्राम्स आप राइस दे दो ना, राइस जो सीड्स है वो दे दो। तो फिर मतलब उसने ऐसे कुछ तो ऐसे बोला और जैसे कि उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो जीवन बीच में बोले कि उन्होंने अभी तक पेट विलेज जो है उसका नाम कभी भी सुना ही नहीं है और उनके पास वेइंग मशीन नहीं है कि जिससे वो नाप सके कि कितना राइस है वगैरह। तो उस लेडी ने बोला कि मैं बास्केट में दे सकती हूँ सीड्स। तो मतलब जो राइटर है उन्होंने बोला, वेंकटेश्वरम अय्यर, उन्होंने बोला कि मुझे एक बास्केट ऑफ राइस दे दो। और जीवन ने बोला कि थोड़ा आप कुछ तो है, कुछ उनको पैसे दे दो। तो फिर 100 रुपीज की नोट उन्होंने दे दी उनको। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब 10 मिनट्स का ये कॉन्वर्जेशन था, फर्स्ट टाइम 100 रुपीज की नोट हाथ में आने के बाद वो लेडी जो थी, वो ओल्ड लेडी, तो वो थोड़ा सा वो मतलब स्माइल आ गई उनके फेस के ऊपर और उन्होंने अपना अप्रूवल दिया, बोला कि हाँ मैं अभी देखती हूँ। As we walked back against the fading sunset, leaving behind a smiling old lady, I couldn't help but wonder that here, nestling in a foothills of an unknown mountain away from the hustle and bustle of the road or the city, were the real people of India. These were the people who still held on the rice biodiversity, held on to the rich biodiversity of our land, and no one even cared about them. They had never heard of hybrids, fertilizers, or pesticides. They just grew their rice and ate what they got. The old lady we met had probably never left Boripada. Her world was unspoiled by progress, and for once I was grateful for that. फिर क्या, फिर राइटर को मिले वो कासबाई राइस के मतलब जो सीड्स थे वो उनको मिले, वो बहुत खुश हो गए। ठीक है, अभी अगेंस्ट द फेडिंग सनसेट, मतलब अभी सनसेट थोड़े टाइम में होने ही वाला था, तो वो ऐसे ही वहां से सीड मतलब वो जो राइस था वो लेके वहां से निकल पड़े। लेकिन वो जो लेडी का चेहरा था उनके मतलब आंखों के सामने, वो ऐसे ही था उनकी आंखों के सामने कि कैसी लेडी है, वो जो मतलब ये है, मतलब सिटीज एरिया वगैरह जो है, मतलब डेवलपमेंट जो है इससे वो कोसों दूर है, वो विलेज में रहते हैं। ठीक है, बाहर बाहर जो वर्ल्ड है उसमें क्या चल रहा है उनको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यही लोग जो है वो अपनी जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, अपने लैंड की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, तो वो बचाए हुए हैं। ठीक है, उनको फर्टिलाइजर्स क्या है, हाइब्रिड क्या है, पेस्टिसाइड्स क्या है, कैसे हाइब्रिड फार्मिंग करते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। बट यही जो लोग हैं कि जो अपने लैंड को बचाए हुए हैं, ठीक है, तो जो मतलब दे जस्ट ग्रो देयर राइस,
कि जो राइस है, ट्रेडिशनल राइस है, वो वही राइस वहाँ पे ग्रो करते हैं, वही खाते हैं कि जो उनको मिलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग खुश है। तो ओल्ड जो लेडी है, ठीक है, तो वो कभी भी मतलब कभी भी उसने बोरी पाड़ा कभी भी नहीं छोड़ा होगा। एंड शी इज लाइक कि वो प्रोग्रेस से कोसों दूर है, लेकिन फिर भी वो खुश है। और राइटर को भी अच्छा लगता है कि मतलब ही इज ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि एटलीस्ट इनके पास तो ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस मिला, कि एटलीस्ट इनके पास तो जो अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, मतलब एक अपनी जो लैंड है, वो एटलीस्ट इनके पास तो मिली। और यहाँ पे ये लेसन जो है ये एंड होता है। दिस इज रिटन बाय वेंकटेश्वरम अय्यर। ठीक है, सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ आईटी प्रोफेशनल कि हाउ कैसे एक आईटी प्रोफेशनल मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ गए, कैसे उन्होंने सोचा कि मुझे ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस ही ग्रो करना है, और फाइनली कैसे उनको सक्सेस मिला कि वो जो ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस है उसके सीड्स ढूंढने में। So this is a story of IT professional and his transition from IT professional to organic farmer. Okay? So अगर आपको स्टोरी मतलब एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ समझ में आ चुका होगा, then like it, share with your friends so that वो भी स्टडी कर पाए, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.